वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस को देखने वाले हैं। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे हमारे इंसेस्टर्स के बारे में देखे थे, ओल्ड टूल्स के बारे में जाने थे, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड्स के बारे में जाने थे। आज हम उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। पार्ट 1 देखना है तो चैनल पे अपलोडेड है, देख लीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। मीसोलिथिक हंटर गैदरर्स, यानी इसमें हम अब मीसोलिथिक पीपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अराउंड 12,000 years ago, Earth's climate became warmer, leading to significant changes in the environment। यानी हमारे जो अभी के प्रेजेंट टाइम से 12,000 साल पहले अर्थ का जो क्लाइमेट था वो धीरे धीरे वार्मर होने लगा, जिससे कि बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस आया हमारे इन्वायरमेंट में। Forests and grasslands expanded into areas that were previously covered with ice sheets। यानी जहाँ पहले ice sheets हुआ करता था वहाँ पे अब फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ये सब आने लगे थे। The new landscapes offered a wide variety of resources। जो नया ये चेंज हुआ था जिसे हमें न्यू लैंडस्केप मिला था, जहाँ फॉरेस्ट थे, ग्रासलैंड थे, और जिससे कि हमें काफ़ी सारे वैरायटी के रिसोर्सेज भी मिले, इंक्लूडिंग स्मॉल गेम एनिमल्स। गेम एनिमल्स के बारे में पहले भी चैप्टर में आया था। यानी गेम एनिमल्स सिंपली ऐसे एनिमल को बोलेंगे जिनको हम हंट कर सके और जिनको हम पाल सकें। तो हमारे जो चेंजेस हुए थे उसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज आए थे। गेम एनिमल्स, फिश, एडिबल वाइल्ड ग्रेन्स सब ऐड हुए थे। Thus, the world witnessed the first ever population explosion in the human history। यानी इसके ही वजह से रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और इसके ही वजह से जो हमारा फर्स्ट एवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में वो हुआ। यानी एक बार में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया उस टाइम पे। A variety of Mesolithic tools enabled the people to gather aquatic food, both marine and freshwater, and fishing was the mainstay of their subsistence economy। यानी जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे उनके वजह से पीपल जो थे वो एक्वेटिक एनिमल प्राप्त कर पाते थे और जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे उतना कोई एग्रीकल्चर तो था नहीं, तो वो एडिबल प्लांट्स और एक्वेटिक फूड के माध्यम से ही ज़िंदा रहते थे। आर्ट एक्टिविटी ऑल्सो फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस टाइम। जो आर्ट एक्टिविटीज़ थे वो भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा फैले, फ्लोरिश्ड हुए, फले फूले। एंड न्यू हैबिटेट्स सच एज केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वर फ्रिक्वेंटली ऑक्यूपाइड। यानी जो नए हैबिटेट्स थे, यानी जो नए जगह पे लोग रहते थे, केव्स हो गए, शेल्टर्स हो गए, तो वहाँ पे भी आर्ट एक्टिविटी जो था वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले के लोग केव पेंटिंग किया करते थे, जहाँ पे वो रहते थे वहीं पे आर्ट किया करते थे, सिम्बल्स, लेटर्स बनाया करते थे, जिससे कि वो भी ऑक्यूपाई हो गया। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ पेंटेड रॉक शेल्टर्स विथ मेसोलिथिक एंड अर्लियर ह्यूमन ऑक्यूपेशन। यानी जो वर्ल्ड का जो हेरिटेज साइट है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हेरिटेज क्या हुआ? धरोहर। यानी ये हमारे भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश का, वो हमारे लिए धरोहर है वर्ल्ड का, जिसमें कि कई सैकड़ों पेंटिंग्स जो थी वो पाई गई। यानी जो रॉक थे उन पे पेंट किया जाता था, वही वहाँ पे पाए गए, जो कि मेसोलिथिक और अर्लियर ह्यूमन ऑक्यूपेशन को ध्यान रख के किया गया था। The Neolithic Revolution, as hunter-gatherers gained adequate familiarity with seasons and different types of food resources, there was a gradual transition to a food-producing way of life, also known as the Neolithic Revolution। देखिए, जो हंटर्स और गैदरर्स जो थे उनको काफ़ी अच्छा सीज़न, डिफरेंट फूड रिसोर्सेज मिल गए थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका जो लाइफस्टाइल था हंटर गैदरर्स से चेंज हो गया। धीरे धीरे एक ट्रांजिशन हो गया, वो फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर में कन्वर्ट हो गए, और इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। होल मार्क ऑफ दिस रेवोल्यूशन वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ब्रिंगिंग देम अंडर ह्यूमन कंट्रोल। यानी इस पीरियड में एक और महत्वपूर्ण चीज़ हुई थी जो कि था डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टेड एनिमल्स। यानी कुछ जो सेलेक्टेड एनिमल्स थे जो कि पाले जा सकते थे उनको डोमेस्टिकेट किया जाता था और उनको ह्यूमन के कंट्रोल में रखा जाता था।
and the development of new breeds through cultivation and husbandry। यानी जो नई नस्ल यानी नए फसलों का या नए पशुओं का कह सकते हैं डेवलपमेंट, कल्टीवेशन और हस्बेंड्री। हस्बेंड्री यानी कृषि होता है और ब्रीड्स यानी नस्ल होता है। यानी इसकी वजह से ही हम लोग के जो नए नस्ल का डेवलपमेंट हो पाया और कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। While hunter-gatherers produced tools for procuring food, Neolithic farmers made tools for food production and processing। जब हंटर और गैदरर्स जो थे उन्होंने टूल्स बनाया फूड को पाने के लिए, तब न्योलिथिक फार्मर्स जो थे उन्होंने टूल्स बनाए फूड को प्रोडक्शन के लिए और प्रोसेसिंग के लिए। डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ earthenware pottery in various shapes and sizes। और उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के पोएट्री को डेवलप किया जो कि बहुत सारे शेप्स और साइजेस में था। दे यूटिलाइज सेवरल रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज एंड स्टेबलाइज द फर्स्ट विलेज सेटलमेंट्स, लेइंग द फाउंडेशंस फॉर द अर्बन रेवोल्यूशन। वो जो मिट्टी के पॉट्स थे उसमें ऑब्वियसली सी बात है फूड को स्टोर किया जाता था एंड बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का यूज़, रिसोर्सेज के यूज़ से हमारा जो पहला विलेज सेटलमेंट बना और यही फाउंडेशन था अर्बन रिवलाइजेशन के तरफ। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टोन टूल्स हैं, न्योलिथिक स्टोन टूल्स। द चार्ट फिगर 4.14 illustrates the gradual shift from the hunting and gathering to agricultural ways of life across different regions of the world। यानी जो चार्ट है वो बताता है कि कैसे लोग हंटिंग गैदरिंग से सीधे फूड प्रोड्यूसिंग करने लगे और हंटिंग से सीधे एग्रीकल्चर में उन लोग का जो ट्रांजिशन था कैसे हुआ। इट आल्सो हाईलाइट्स दैट दिस ट्रांजिशन डिड नॉट ऑकर एट द सेम टाइम एवरीवेयर बट लुक प्लेस एट डिफरेंट पीरियड्स इन डिफरेंट एरियाज। यानी ये जो रिवोल्यूशन था, न्योलिथिक रिवोल्यूशन, वो हर जगह एक टाइम पे नहीं हो गया, वो डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट एरियाज में हुआ। अब चलिए थिंक अबाउट इट को देखते हैं। थिंक अबाउट इट, ऑब्जर्व द चार्ट फिगर 4.14 एंड आइडेंटिफाई द एनिमल्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड। यानी जो आपको ये चार्ट दिखाया गया, फिगर दिखाया गया, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एनिमल उस टाइम में डोमेस्टिकेटेड होते थे। Also try and identify the types of human habitats and objects that were used। और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ह्यूमन हैबिटेट्स का टाइप्स और ऑब्जेक्ट्स जो पहले यूज़ होते थे वो कैसे थे। आर एनी ऑफ दिस स्टिल यूज इन प्रेजेंट टाइम्स, और उनमें से कोई भी अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ होता है क्या, वो देखना है। इसका आंसर आपको आगे चैप्टर में मिल जाएगा, तो ध्यान से सुनते रहो। देखिए ये एक चार्ट है जिसमें ये टाइमलाइन ऊपर की तरफ दिया गया है और साइड में ये जगह का नाम दिया गया है। यहाँ पे मैं एक समझा देती हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे 10,000 में दिया गया है पोट्री, 5,000 पे लाइफ स्टॉक एंड उसके बाद सेडेंटिज्म, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। यानी जैसे जैसे जो चीज़ें आई वैसे वैसे इसको दिखाया गया। ये सारा चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको याद रखने में बहुत ईजी होगा, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स को डार्क ग्रीन से दिखाया गया है, कल्टीवेशन को लाइट ग्रीन से, और ब्लू डॉट्स जो हैं वो अर्ली ट्रेसेस ऑफ कल्टीवेशन को दिखाया गया है। नियोलिथिक पीरियड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। In the Indian subcontinent, we find regional variation in the initiation of agricultural ways of life। अभी इसमें बताया गया है कि कैसे न्योलिथिक पीरियड जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आया, कैसे कैसे कहाँ आया। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने जो रीजनल जगहों पे, रीजनल एरिया पे वेरिएशन देखी है। यानी एग्रीकल्चर हर जगह एक टाइम पे नहीं स्टार्ट हो गया, कहीं पहले हुआ होगा, कहीं बाद में हुआ होगा। In the northwest, the site of Mehergarh on the Bolan River in present-day Pakistan is the oldest Neolithic site। यानी ये जो नॉर्थ वेस्ट में हमारे मेहरगढ़ है वो बोलन रिवर पे है, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ता है, और वो हमारी न्योलिथिक साइट है जो कि काफ़ी ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट माना जा सकता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इट वॉज ऑल्सो द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल विलेज
डेटिंग बैक टू अबाउट 7000 BCE। यानी ये सबसे अर्लीस्ट एग्रीकल्चर विलेज भी था क्योंकि ये 7000 BCE से स्टार्ट हुआ था। इट्स पीपल बिल्ट हैंड-मेड sun-dried brick houses and granaries, buried their dead in graves, and made a variety of ornaments from semi-precious stones such as lapis lazuli, carnelian, and sels। यानी यहाँ के जो लोग थे वो हैंडमेड सन ड्राइड यानी धूप में सुखाए हुए हाथ से बनाते थे ब्रिक्स को और उससे हाउस तैयार करते थे। ब्रिक्स कैसे बनता है? मिट्टी से बनता है और उसको सुखाया जाता है और फिर ब्रिक्स तैयार हो जाते हैं, उससे हाउसेस बनते थे और ग्रेनरीज भी बनती थी। अपने जो डेड बॉडीज थे उनको ग्रेव्स में दफन करते थे और काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स बनाते थे सेमी प्रीशियस स्टोन से, यानी काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स होते थे उस टाइम के। लपीज लजूली, कार्नेलियन एंड सेल्स, यानी इन सब चीज़ों से बनाते थे, काफ़ी प्रीशियस होते थे। दे कल्टिवेटेड वीट एंड बार्ली एंड रेज्ड शिप गोट्स एंड इंडियन कैचर, यानी वो वीट बार्ली को उगाया करते थे, शिप गोट्स और इंडियन जो कैटल होते हैं उनको पाला करते थे। द जेबू हम्प्ड बुल इन पार्टिकुलर, जिसमें कि जो जेबू हम्प्ड बुल होता है ना वो काफ़ी खास था। They were also the first to make copper objects, thus entering the Metal Age and becoming popularly known as the Chalcolithic people by about 4000 BC। यानी वो लोग जो थे वो फर्स्ट थे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, यानी उनसे पहले किसी ने भी कॉपर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं बनाया था और इसकी वजह से उन्होंने मेटल एज में बहुत जल्दी एंट्री मार ली और बहुत ही पॉपुलर बन गए चालकोलिथिक पीपल के नाम से 4000 BCE में। दिस लेड द बेसिस फॉर द ब्रॉन्ज एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन अराउंड 3500 BC। इसी की वजह से जो ब्रॉन्ज एज का शुरुआत हुआ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में 3500 BCE में। यहाँ पे आप फिगर को भी देख लीजिएगा, काफ़ी सारे फिगर्स है, डायग्राम्स है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेहरगढ़ का बोलन रिवर लेआउट एंड हाउस स्ट्रक्चर है, यानी मेहरगढ़ का कैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था वो दिखाया गया है इस फिगर में। By 2500 BCE, most of the Indian subcontinent was occupied by Neolithic agriculture communities। यानी 2500 BCE में जो मोस्टली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे वो न्यूलिथिक एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, यानी जो एग्रीकल्चर करने वाले कम्युनिटीज़ थे उनके द्वारा ऑक्यूपाई किए गए थे। कैटल शिप एंड गोट हर्डिंग अलॉन्ग विद द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स मिलेट्स एंड पल्सेस कैरेक्टराइज्ड द न्यूलिथिक वे ऑफ लाइफ। यानी कैटल शिप और गोट का जो पालन पोषण था वो भी फार्मिंग के साथ, फार्मिंग क्या था, मिलेट्स से, पल्सेस से, सीरियल्स से, उनके साथ साथ होता था, जिसकी वजह से ये और भी विशेष हो गया। समटाइम्स इंटरेक्टिंग विद द कंटेम्प्रेरी चालकोलिथिक कल्चर्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और कुछ पार्ट्स में चालकोलिथिक कल्चर्स भी फॉलो होते थे, यानी उस टाइम पे वहाँ कुछ हिस्सों में कंट्री के, यानी इंडिया कुछ हिस्सों में मेटल्स कॉपर्स के ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ होने लगे। इसकी वजह से उसको चालकोलिथिक कल्चर भी कुछ जगहों पे फॉलो होने लगे। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। In the previous section, you have seen now how the Neolithic way of life that emerged around 7000 BC at Mehergarh in the foothills of Balochistan spread in the middle and upper Indus Valley and further east। यानी आप पिछले सेक्शन में आपने देखा कि कैसे जो न्यूलिथिक लाइफ जो थी, न्यूलिथिक पीपल के रहने का ढंग था वो 7000 BCE में आया और जिसको देखा गया मेहरगढ़ बलूचिस्तान के फुटहिल्स पे, और वो देखते ही देखते मिडल और अपर इंडस वैली में फैल गए और फिर ईस्ट में भी फैल गए। सम ऑफ दिस सेटलमेंट्स मास्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर अराउंड 4000 BCE। यानी इनमें से कुछ तो सेटलमेंट्स थे उन्होंने मास्टर कर लिया, यानी वो बहुत ही स्किल्ड हो गए कॉपर के एक्सट्रैक्शन में, उनके कॉपर के ओर से उनके एक्सट्रैक्शन में, जो कि 4000 BCE में था, and became the earliest Chalcolithic sites in the subcontinent, marking the beginning of the Bronze Age।
और इससे वो जो साइट्स थे वो अर्लीस्ट चालकोलिथिक साइट बन गए, जहाँ पे ब्रॉन्ज एज का बिगनिंग देखा गया है। यानी सिंपली यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे धीरे धीरे लोग चालकोलिथिक बन गए और मेटल का, कॉपर का, ब्रॉन्ज का यूज़ करने लगे। ब्रॉन्जेस कैसे आया वही इंट्रो दे रहा है। अगेन यहाँ पे मैप है, वो भी देख लीजिएगा। फिगर 4.17 मैप शोइंग सम मेजर अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन साइट्स। इसमें कुछ मेजर जो थे वो अर्ली और मैच्योर हड़प्पन साइट्स को दिखाया गया है। यानी जो शुरुआती दौर पे जो हड़प्पन साइट्स है वो, और जो काफ़ी मैच्योर हो गए, काफ़ी स्किल्ड हो गए, वो हड़प्पन साइट्स थे, उनको दिखाया गया है। इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट द अर्ली स्टेजेस दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द सिविलाइजेशन बाय 2600 BCE। इस सेक्शन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अर्ली स्टेजेस क्या थे जिन्होंने सिविलाइजेशन का इमर्जेंस किया, यानी जिनकी वजह से सिविलाइजेशंस आए 2600 BCE में। Introduction to copper tools in the fertile alluvial plains of the Indus and the घाघर सरस्वती basins enhanced productivity। यानी पहले तो कॉपर टूल्स का फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में इंट्रोडक्शन हुआ, इंडस में इंट्रोडक्शन हुआ, और जो घाघर सरस्वती बेसिन था प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ा, लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी इन दिस कम्युनिटीज। जिससे कि इनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बढ़ गई, यानी समृद्धि आ गई। दिस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी शोइंग डाइवर्स रीजनल स्टाइल्स। यानी इसी पीरियड में काफ़ी लार्ज स्केल पे पॉटरी प्रोडक्शन भी हुआ था, जिससे हम उनके डिफरेंट रीजनल स्टाइल्स को देख सकते हैं। द रीजनल स्टाइल्स इन पॉटरी एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन became more evident in the early Chalcolithic sites of Baluchistan and the Indus and Ghaggar Saraswati basins from 4000 BC onwards। यानी जो पोट्री में रीजनल स्टाइल था और जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एविडेंट हो गया अर्ली चालकोलिथिक साइट्स, बलूचिस्तान की काफ़ी अर्ली चालकोलिथिक साइट्स पे और इंडस साइट पे और घाघर सरस्वती बेसिन पे 4000 BCE में। ये जो 3 जगह बताए गए हैं और ये 4000 BCE में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन और रीजनल स्टाइल बढ़ा पॉटरी में। यहाँ पे दिया गया है 7000 BC न्यूलिथिक, 4500 BC चालकोलिथिक, 3200 BC ब्रॉन्ज एज। यानी यहाँ से अर्ली हड़प्पा स्टार्ट हुआ और 2600 BCE से 1900 BCE तक मैच्योर हड़प्पा था, और उसके बाद लेट हड़प्पा का पीरियड आया। Some radiocarbon dates suggest that at some sites in the dry river belt of Saraswati, such as the Bhirana and Kunal, the pre-Harappa phase began between 7000 and 5500 BCE। यानी कुछ रेडियो कार्बन डेट्स ये बताती हैं। पहले ये समझिए कि रेडियो कार्बन डेट्स क्या होता है। रेडियो कार्बन को कार्बन 14 के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे हमें जिसके रिसर्च से हमें उसके एग्जैक्ट पीरियड का एग्जैक्ट कितना साल पुराना है वो पता चले, उस प्रोसेस को रेडियो कार्बन बोलेंगे। तो ये रेडियो कार्बन जो डेट्स हैं वो बताता है कि कुछ साइट्स जो थे जैसे कि भिरना, कुनाल, तो ये रेडियो कार्बन डेट्स बता रहे हैं कि भिरना और कुनाल जो साइट्स थे जो कि ड्राई रिवर बेल्ट ऑफ सरस्वती के सूखे रिवर बेल्ट पे पाए जाते थे, वहाँ पे प्री हड़प्पन फेज जो था वो 7000 से 5500 BCE में स्टार्ट हो गया। मैनी ऑफ दिस रीजनल स्टाइल्स evolved over time and became standard features of the Sindhu Saraswati civilization by about 2500 BC। यानी इनमें से काफ़ी सारे जो रीजनल स्टाइल्स थे वो डेवलप हुए, इवॉल्व्ड यानी डेवलप होना, विकसित होना टाइम के साथ, और वो काफ़ी स्टैंडर्ड फीचर बन गए सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का 2500 BCE तक। Since these sites show cultural continuity, this stage is generally described as the early हड़प्पा। क्योंकि ये साइट जो है कल्चरल कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, कल्चरलिटी को दिखाते हैं, तो इसीलिए इसको अर्ली हड़प्पा भी कहा जाता है। वी सी कंटिन्यूटी इन पोट्री ट्रेडिशन, सेमी प्रीशियस स्टोन बीड्स, सेल बैंगल्स, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स एंड कॉपर वर्किंग।
हमें ये जो कंटिन्यूटी है वो हमें पॉटरी ट्रेडिशन में दिखती है, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले में दिखती हैं। फिर वो जो स्टोन्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स, उसमें दिखती है, बीड्स में, सेल्फ बैंगल्स में, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स यानी किसी भी मिट्टी के ऑब्जेक्ट को बना के उसको आग में सेकना, उसी को टेराकोटा ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एंड कॉपर वर्किंग, यानी कॉपर वर्किंग जो है वो दिखाता है कंटिन्यूटी को। Some other developments such as building a perimeter wall around the settlement, the use of seals, and even the Harappan writing script probably had their beginning in the early Harappan stage. यानी इनके भी अलावा जो सेटलमेंट को जो वॉल घेरते थे वो, फिर सील्स का यूज़, हड़प्पन राइटिंग और स्क्रिप्ट, वो भी शायद हड़प्पन स्टेज, अर्ली हड़प्पन स्टेज के बिगिनिंग को दिखाते हैं। द हड़प्पन्स वर नॉट मेरली एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी जो हड़प्पन थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं करते थे, दे आल्सो प्रैक्टिस्ड अ नंबर ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। वो काफ़ी सारे आर्ट्स, क्राफ्ट, पोएट्री, ये सब भी प्रैक्टिस करते थे, जिनमें पोएट्री जो था वो उनका मेजर क्राफ्ट माना जाता था, जिससे कि उनकी इकोनॉमी जो थी वो भी बूस्ट होती थी। पोएट्री रिमेन्स फ्रॉम different regions show unique styles in the shapes of faces and their painted designs, यानी डिफरेंट रीजन्स के जो पोएट्री जो मिले हैं, रिमेन्स, उसके अवशेष जो मिले हैं, उसमें अलग अलग शेप के वेशल्स थे और उनके पेंटिंग डिज़ाइंस भी अलग थी, वो रीजन के हिसाब से था। सम अदर क्राफ्ट्स दैट शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट इंक्लूड कॉपर वर्क, कुछ और भी क्राफ्ट है जो कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिखाते हैं, यानी कैसे कैसे वो डेवलप हुआ वो साइट वो दिखाते हैं, जिनमें आ गया कॉपर वर्क, शेल वर्क एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन बीड्स, यानी जो स्टोन बीड्स का प्रोडक्शन है वो सब यही बताते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। एविडेंस ऑफ अर्ली हड़प्पन बीड प्रोडक्शन इज फाउंड फ्रॉम हड़प्पा इन पाकिस्तान एज वेल एज फ्रॉम कुनाल इन हरियाणा एंड दतराना इन गुजरात, यानी अर्ली ह्यूमन बीड प्रोडक्शन की जो एविडेंस है वो काफ़ी सारी जगह पे पाए गए हैं, जैसे पाकिस्तान में कुनाल में जो कि हरियाणा में पाया जाता है, दतराना में जो कि गुजरात में है। बिसाइड्स दिस द एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्राफिटी ऑन पोट्री, few seals with geometric and simple animal motifs reported from early Harappan sites like Harappa, Rahman Deri and Kunal could be seen as forerunners to the script and inscript seals of the Sindhu Saraswati civilization. यहाँ पे ग्राफिटी और मोटिव्स का सिर्फ एक ही मतलब है, स्क्रिप्ट या पिक्चर। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि स्क्रिप्ट और पिक्चर्स का एक्सटेंसिव यूज़ पोट्री पे, और जो फ्यू शेल्स थे यानी कुछ जो सेल्स थे ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ, और सिंपल एनिमल्स की पिक्चर स्क्रिप्ट जो थी वो अर्ली हड़प्पन साइट से पाए गए हैं, जैसे कि हड़प्पा, रहमान धेरी एंड कुनाल वाले जैसे साइट्स हैं वहाँ पे पाए गए हैं। इट वॉज दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पा पीरियड that led to the emergence of the urban centers of the हड़प्पन civilization, यानी इन्हीं सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते और इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है उसके चलते हड़प्पा में अर्ली हड़प्पन पीरियड में अर्बन सेंटर्स का इमरजेंस हुआ। डोंट मिस आउट, यानी इसको तो भूल के भी छोड़ना मत। एक ट्रेडिशन नियरली 5000 ईयर्स ओल्ड, एक ऐसा ट्रेडिशन है जो कि करीबन 5000 साल पुराना है। द अर्ली हड़प्पन्स प्लग्ड फील्ड्स, ये फिगर 4.19 में वही दिया गया है, एट कालीबंगन showing horizontal and vertical furrows indicating double crop cultivation like the seasonal rabi and kharif cultivation that is practiced even today। यानी इस फिगर में दिखाया गया है कि जो अर्ली हड़प्पन फील्ड जो थे वो कैसे हॉरिजेंटली और वर्टिकली प्रिपेयर किए जाते थे क्रॉप्स को बोने के लिए, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे डबल क्रॉप कल्टीवेशन होता था, जैसे राबी सीज़न में कोई और क्रॉप, खरीफ सीज़न में कोई और क्रॉप, यानी राबी और खरीफ सीज़न में अलग अलग क्रॉप कल्टीवेट किए जाते थे जो कि आज भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। वन मोर थिंक अबाउट इट, यानी यहाँ पे एक और थिंक अबाउट इट है। यहाँ पे ये स्टोन बीड्स का इमेज है, पहले ये देख लीजिए।
हड़प्पन्स हैड देयर ओन स्टैंडर्ड सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स, यानी हड़प्पन्स के पास उनका अपना एक स्टैंडर्ड सिस्टम था वेट और मेजरमेंट करने के लिए. दिस इज एविडेंट फ्रॉम द मेटिकुलसली प्लान्ड सेटलमेंट्स, यानी ये जो है पाया गया है मेटिकुलसली प्लान्ड सेटलमेंट से. यहाँ पे मेटिकुलसली का मतलब और कुछ नहीं, सावधानी होता है, यानी ये काफ़ी सावधानी से प्लान किया गया है. एंड इफिशियंट इंटर रीजनल ट्रेड, यानी ये काफ़ी इफिशियंट जो था इंटर रीजनल ट्रेड करने का वो एविडेंस पाया गया है. दे फॉलोड अ बाइनरी मल्टीपल 1, 2, 4, 8, 16 एक्सेट्रा, यानी ये लोग जो है बाइनरी मल्टीपल फॉलो करते थे. इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ये उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और ये काफ़ी समझने के लिए कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए. दे फॉलोड बाइनरी मल्टीपल सिस्टम फॉर वेइंग स्मॉलर यूनिट्स एंड यूज मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर लार्जर डेनोमिनेशंस, यानी वो बाइनरी मल्टीपल सिस्टम को यूज़ करते थे स्मॉलर यूनिट्स को वेट करने के लिए, यानी उनको नापने के लिए, तौलने के लिए. और वो 10 के मल्टीपल्स का यूज़ भी करते थे लार्जर डेनोमिनेशंस के लिए, यानी लार्जर जहाँ पे मेजरमेंट होता था ज़्यादा, वो मैथ्स लगानी पड़ती थी, वहाँ पे वो 10 के मल्टीपल का यूज़ कर लेते थे. सच क्यूबिकल स्टोन वेट्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सेवरल साइट्स, ऐसे क्यूबिकल स्टोन वेट जो है वो काफ़ी साइट से रिपोर्टेड किए गए हैं. कैन यू इमेजिन हाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वुड हैव बीन अफेक्टेड हैड द हड़प्पन नॉट फॉलोड अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लंबे ट्रेड को ये अफेक्ट करता था. हड़प्पन्स के पास क्या स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था वेट्स का. आई थिंक यहाँ पे ये जो वेट्स है अभी भी गांव घरों में यूज़ होता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड ही मानेंगे. ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया, यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो थी इंडिया के बाहर कौन कौन सी थी उसको पढ़ते हैं. इन ग्रेड 6 यू स्टडीड द मेजर फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. आपने क्लास 6 में बहुत सारे मेजर फीचर्स पढ़े थे हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का, लोग बात बराबर ही हैं उनकी. सच एज द वेल planned urban cities, water management and drainage systems, standard weights and measures, stone beads, inscriptions and the script, यानी जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था अच्छे से. In this section, we will explore the main features of other Bronze Age civilizations that were contemporary with the Harappans. यानी इस सेक्शन में हम लोग मेन फीचर्स पढ़ेंगे दूसरे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का, जो कि हड़प्पन के साथ साथ ही चलते थे, यानी दोनों एक टाइम पे ही एग्जिस्ट करते थे. दिस 3 मेजर सिविलाइजेशन वर द मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन. इनमें जो 3 मेजर थे वो मेसोपोटामियन थे, इजिप्शियन थे और चाइनीज सिविलाइजेशन थे. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट 4 अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन इमर्ज इन द रिवर प्लेन्स, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नोट करना कि जितने जो भी 4 अर्ली वर्ल्ड सिविलाइजेशन थे, यानी शुरुआत के वर्ल्ड के सिविलाइजेशन थे, वो रिवर प्लेन के पास ही इमर्ज हुए, जिसका नाम है द हड़प्पन सिविलाइजेशन अलॉन्ग विद सिंधु एंड सरस्वती रिवर्स. यानी जो हड़प्पन था वो सिंधु और सरस्वती रिवर के पास वो सिविलाइजेशन था. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन द रीजन अराउंड यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर्स इन वेस्ट एशिया. मेसोपोटामियन जो था वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स के पास था वेस्ट एशिया में. इजिप्शियन सिविलाइजेशन अलोंग द नाइल रिवर, ये नाइल रिवर के पास था. और चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग ही बेसिन नॉर्थर्न चाइना में जो है वहाँ पे था. जोग्राफिकली मेसोपोटामिया एंड द इंडस एंड गागर सरस्वती वैलीज आर क्लोजर टू ईच अदर, यानी मेसोपोटामिया और इंडस और गागर सरस्वती वैली जो थे वो वेरी क्लोज, यानी बहुत पास थे एक दूसरे के जोग्राफिकली. दिस प्रॉक्सिमिटी फैसिलिटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड बिटवीन मेसोपोटामियन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये प्रॉक्सिमिटी यानी नियरनेस, इसी की वजह से जो मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स हुआ, ट्रेड हुआ. द इजिप्शियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द अदर हैंड हैव लिटल
tangible evidence of their direct contact with the सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। यानी कि इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशन जो है दूसरे तरफ उनके पास कुछ वास्तविक एविडेंस मिले, टेंजिबल एविडेंस मिले कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। थिंक अबाउट इट, व्हाई वर रिवर्स इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिवर्स जो थे वो इम्पोर्टेंट क्यों थे अर्ली सिविलाइजेशन की ग्रोथ में। देखिए अभी भी आप देख लीजिए जहाँ पे रिवर साइड है, जहाँ पे कोई मेजर रिवर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, जैसे यूपी बिहार गंगा रिवर के पास है। तो देखिए रिवर्स होने से वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है, प्लस में पानी का अच्छा सुविधा होता है, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी के बिना तो हम लोग जी नहीं सकते हैं, और पानी पास में हो तो काफ़ी सारी चीज़ों में मदद होती है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अब पढ़ते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। ऑल्दो द 4 सिविलाइजेशन वर कंटेम्पोरेनियस, यानी जो 4 जो सिविलाइजेशन थे वो कंटेम्पोरेनियस थे, क्योंकि वो एक साथ ही मतलब एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। द अर्लीस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन एमर्ज इन मेसोपोटामिया, जो सबसे पहला सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन था वो मेसोपोटामिया में इमर्ज हुआ। मेसोपोटामिया मीनिंग द लैंड इन बिटवीन, यानी मेसोपोटामिया का मतलब होता है लैंड इन बिटवीन, इज द ग्रीक नेम फॉर द लैंड ट्रेंड बाय यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर इन वेस्ट एशिया। ये ग्रीक नेम है किसके लिए, यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स जो थे वेस्ट एशिया में, उनके बीच में ये मेसोपोटामिया पाया गया है, इसीलिए ये नाम दिया गया है। मेसो यानी मिडल होता है, तो इसीलिए इसका नाम लैंड इन बिटवीन रखा गया है। इन मॉडर्न टाइम्स दिस रीजन इंक्लूड्स मेनली इराक एंड कुवैत। मॉडर्न टाइम में ये रीजन जो है सिर्फ इराक और कुवैत को इंक्लूड करता है, विथ सम पार्ट्स ऑफ टर्की एंड साउथ वेस्टर्न ईरान, और इसमें कुछ टर्की के पार्ट्स और साउथ वेस्टर्न ईरान के भी पार्ट्स पाए जाते हैं। द क्रिसेंट शेप्ड फुटहिल्स ऑफ द जैग्रोस एंड टोरूस स्ट्रेचिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन इन द वेस्ट एंड टू द पर्शियन गल्फ इन द ईस्ट आर नोन एज द फर्टाइल क्रिसेंट। जो क्रिसेंट शेप का जो फुट हिल है जैग्रोस और टोरूस का, मेडिटेरेनियन से लेकर के पर्शियन गल्फ तक है, और इसको फर्टाइल क्रिसेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पोटेंशियल है। वाइल फार्मिंग बिगेन इन दिस रीजन 12,000 ईयर्स अगो प्रेजेंट, यहाँ पे जो फार्मिंग था 12,000 साल पहले प्रेजेंट से बिगेन हुआ। कॉपर टूल्स अराइव्ड हियर अराउंड 4500 BC, यानी यहाँ पे जो कॉपर टूल्स थे वो लगभग 4500 BCE तक पहुँच गए। द अराइवल ऑफ कॉपर हेल्प इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कॉपर का जो यूज़ में आना इनके एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सहयोगी साबित हुआ। सच एज क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड, यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड में काफ़ी हेल्प हुई। दिस इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू द ब्रॉडर डिसेमिनेशन ऑफ फार्मिंग अक्रॉस द वास्ट प्लेन्स ऑफ द यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर्स, यानी इससे कि फार्मिंग और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में आगे भी बहुत हेल्प मिली। देन देख लीजिए ये आपका मेसोपोटामिया का मैप है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैप्स ही आए जा रहा है, आपको एकदम बारीकी से पढ़ना होगा, इसीलिए मैंने प्योर एनसीईआरटी को ही चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, और ये हमारे लिए न्यू भी है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इसी से पढ़ना। अब यहाँ पे फिर से एक टाइमलाइन है, इसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। ओवर द नेक्स्ट 2000 ईयर्स सम लार्ज सिटीज बिकेम सिटी स्टेट्स, यानी 2000 साल बाद जो कुछ सिटीज जो थे वो सिटी स्टेट्स बन गए। सिटी स्टेट अब क्या होता है यहाँ पे दिया गया है, अ सॉवरेन स्टेट सेंटर्ड अराउंड अ सिटी दैट रूल्स द सराउंडिंग टेरिटरीज, मतलब एक ऐसा स्टेट जो कि बाहरी दबावों से किसी भी प्रेशर से प्रभावित ना होता हो और जो कि अपने सराउंडिंग टेरिटरीज पे
रूल करता हो। बाय डेवलपिंग गवर्निंग सिस्टम्स, यानी अगले 2000 साल बाद जो कुछ लार्ज सिटीज़ थे वो सिटी स्टेट बन गए गवर्निंग सिस्टम्स को डेवलप करके। अमंग दिस द फोर मेजर city based civilizations that flourished from 3500 BC onwards in Mesopotamia are the Sumerians, Akkadians, Assyrian and Babylonian। यानी जो चार मेजर सिटी बेस्ड जो सिविलाइजेशन थे जो कि 3500 BC के बाद मेसोपोटामिया में हुए, वो थे सुमेरियन, अकाडियन, एसेरियन और बेबीलोनियन। लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू फाइंड आउट विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट वेस्ट एशिया इन प्रेजेंट टाइम्स? क्या आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा कंट्री जो है वो वेस्ट एशिया कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेजेंट टाइम में? द सुमेरियन सिविलाइजेशन वॉज द अर्लीस्ट टू डेवलप into a city-based civilization at Ur and several other cities in Sumer, present-day southern Iraq in southern Mesopotamia। यानी कि जो सुमेरियन सिविलाइजेशन था वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था जो कि सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन में डेवलप हो गया, यानी वो उर और जो अदर सिटीज़ थे सुमेर पे उस पर वो रूल करता था, गवर्न करता था उसको। और ये सुमेर जो है अभी का साउदर्न इराक है और वो साउदर्न मेसोपोटामिया में पाया जाता था। द सुमेरियंस वर द फर्स्ट टू बिल्ड अ सिस्टम ऑफ डैम्स एंड कनाल्स फॉर इरिगेशन एंड वर also first to use mud bricks and burnt bricks in the construction of houses, defensive walls and other structures। यानी जो सुमेरियंस थे वो पहले इंसान थे, मतलब पहले वो सिविलाइजेशन थे जो कि मड ब्रिक्स और बंट ब्रिक्स का, यानी जले हुए ब्रिक्स का और मड ब्रिक्स का यूज़ करते थे हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए, डिफेंसिव वॉल्स रखते थे और भी अदर स्ट्रक्चर्स करते थे, डैम्स और कैनाल्स से इरिगेशन करते थे। इसमें देख लीजिए ये ज़िगुरत है। ज़िगुरत एक स्पिरिचुअल प्लेस माना जाता था पहले का। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं। ए टावर लाइक स्टेप पिरामिड शेप टेम्पल विथ सेवरल फ्लोर्स अबव विच द मेन टेम्पल वॉज लोकेटेड। यानी एक टावर लाइक स्टेप्ड पिरामिड था, यानी सीढ़ों वाला पिरामिड था, मतलब पिरामिड शेप टेम्पल था जिसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स थे और जिसके ऊपर मेन टेम्पल था। द टॉप ऑफ द जिगुरत वाज अ होली प्लेस, यानी जिगुरत का जो टॉप था वो एक धार्मिक प्लेस था। एंड द एरिया सराउंड द जिगुरत कंटेन पैलेसेस एंड रॉयल स्टोर हाउसेस। और जो एरिया में वो जिगुरत था, जिगुरत के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे काफ़ी सारे पैलेसेस थे, रॉयल स्टोर हाउसेस थे। द सराउंडिंग walls had only one entrance as the ziggurat also served as the city's treasury। जो उसके सराउंडिंग वॉल्स थे उसमें सिर्फ एक गेट था, क्यों? क्योंकि जिगुरत में सिटी का जो था वो सारा धन दौलत भी रहता था। द सुमेरियंस वर्शिप मल्टीपल गॉड्स, सुमेरियंस जो थे उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स को पूजा करते थे, whom they believed had power over natural forces such as floods and winds and built temples for each of them। वो उन्हीं को पूजा करते थे जिनके बारे में उन्हें लगता था कि उनके पास नेचुरल फोर्सेस है, मतलब पावर है नेचुरल फोर्सेस पे, जैसे कि फ्लड, विंड्स, और उन्हीं के का टेम्पल बनाते थे। मतलब वो नेचर के पावरफुल एलिमेंट्स को पूजते थे। टेम्पल्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पीपल्स लाइफ्स and each city built a grand temple called a ziggurat for its chief god। The city grew around this main temple। यानी जो टेम्पल जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे पीपल्स के लाइफ में, और सारे मतलब प्रत्येक सिटी के पास उसका एक ग्रैंड टेम्पल था जिगुरत, जो कि उनके चीफ गॉड के लिए बनाया जाता था और सिटी उन्हीं के आसपास अराउंड में ग्रीव करती थी। All economic activities such as agriculture, trade and transport of goods were tied to the temple authority। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो गए, सब इस टेम्पल अथॉरिटी से ही बंधे हुए थे। Also entry to the sacred temple was restricted to high priests and priestesses। यानी जो एंट्री जो था
वो उस सेक्रेट टेम्पल में वो सिर्फ हाई प्रिस्ट्स और प्रिस्टेसेस को मिलता था, who were probably a part of the ruling class, reflecting a clear division of social hierarchy that existed in the Mesopotamian society। यानी वहाँ के पंडित पंडिताइन को ही सिर्फ वहाँ पे एंट्री मिलता था, जो कि हो सकता है कि रूलिंग क्लास में रहे हो। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे भी सोशल हायरार्की होता था, डिवीज़न होता था मेसोपोटामियन सोसाइटी में। लेट्स एक्सप्लोर। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द टेम्पल्स इन इंडिया एंड दोज ऑफ द सुमेरियन सिविलाइजेशंस एज सेंटर्स ऑफ सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्या आपको इंडिया के और सुमेरियन सिविलाइजेशन के सेंटर में कोई सिमिलैरिटी नज़र आता है सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड? तो भाई इसका सीधा साधा आंसर है कि वो भी नेचर की फोर्सेस को पूछते हैं और हम लोग भी वही करते हैं। ये आपके लिए हिंट हुआ और इससे आप इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। प्लस में वहाँ पे दान वान करते हैं तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ा है ही। 4.24 में क्या है? सीन्स फ्रॉम सुमेरियन लाइफ ऑन ए डेकोरेटेड बॉक्स। ये सुमेरियन लाइफ का सीन्स है एक डेकोरेटेड बॉक्स पे। नोट द विल्ड cart and the elaborate drapery and ornaments worn by the people। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे व्हील्ड कार्ट है, कैसे कपड़े पहने हैं उन्होंने, कैसे ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने हैं। द सिटीज़ वर लार्ज सेटलमेंट्स वर किंग लिव्ड इन ग्रैंड पैलेसेस एंड द पीपल लिव्ड इन स्मॉल ब्रिक हाउसेस। जो सिटीज़ था वो लार्ज सेटलमेंट्स था जहाँ पे किंग जो थे बड़े ग्रैंड पैलेसेस पे रहते थे और पीपल जो थे स्मॉल ब्रिक हाउस पे रहते थे। छोटे लोग थे तो क्या कहाँ ही रहेंगे जैसे हम लोग। द लाइव्स ऑफ द पीपल मोस्टली सेंटर्ड अराउंड फार्मिंग एंड इन एडिशन सेवरल क्राफ्ट्स सच एज मेटल वर्किंग, पॉटरी एंड टेक्सटाइल्स वर प्रैक्टिस्ड। यानी जो लाइफ था पीपल का वो मोस्टली सेंटर्ड कहाँ था? फार्मिंग से, मेटल वर्क, पॉटरी, टेक्सटाइल और अदर क्राफ्ट। अदर प्रोफेशनल्स लाइक मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स आल्सो एग्जिस्टेड। यानी दूसरे जो प्रोफेशनल्स जो थे जैसे मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स थे, वो सभी एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे क्यूनिफॉर्म वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम्स ऑफ राइटिंग दैट वाज डेवलप्ड बाय द सुमेरियंस। क्यूनिफॉर्म को सबसे अर्लीस्ट सिस्टम्स ऑफ राइटिंग में से एक माना जाता है जो कि सुमेरियन से ही डेवलप किया था। इट वाज रिटन बाय प्रेसिंग अ वेट स्टाइलस इनटू अ सॉफ्ट क्ले टैबलेट्स। इसको जो स्टाइलस है उससे क्ले टैबलेट्स पे प्रेस किया जाता था और इसे लिखा जाता था। द वर्ड क्यूनिफॉर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनियस मीनिंग वेड्ज, रिफरिंग टू द वेड शेप्ड मार्क्स यूज इन द स्क्रिप्ट। यानी क्यूनिफॉर्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मीनिंग होता है वेज, यानी वेड शेप्ड मार्क से रिफर करता है और इस क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में यूज होता है। ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 3।